नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। आज की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे और आपको बता दें कि 115 से अधिक भारतीय एथलीटों ने अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक चलेंगे और टोक्यो ओलंपिक के दर्शकों को बिना आयोजित किया जाएंगे और पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एथलीटों से बात करेंगे और एथलीटों को प्रेरित भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस पर संवाद करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और लोगों और उनसे पूछेंगे कि उनकी आगे की क्या तैयारी है और ओलंपिक पे जीतने के लिए उन्होंने क्या बेहतर तैयारी की है और क्या तैयारियों में कोई कमी है या नहीं। एथलीटों से बात करेंगे और हमारे देश के एथलीटों ने ये क्वालिफायर राउंड पार कर लिया है और अब पीएम मोदी उनसे बातचीत करेंगे। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसी के बीच लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक के बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ साल पहले एक बलात्कार पीड़िता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं। सरकार का तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है और बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले तो बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती थीं जो बीजेपी द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ये नामांकन फाड़े जाने पर जैसी खबरें सामने आ रही हैं जो बीजेपी के लोगों ने की हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर तंज कसा है और बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सारी हदें पार कर चुकी है, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। नॉर्थ दिल्ली से बाड्रा हिंदूराव इलाके में गुरुवार रात हुई गोलीबारी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और फिलहाल इस शख्स को गोलीबारी को लेकर पूछताछ की जा रही है और शुरुआती जानकारी के पता चला है कि यह गोलीबारी प्रॉपर्टी विवाद की वजह से करवाई गई थी, लेकिन निशाना चूक गया और गोली राहगीरों को लग गई और 2 अजनबी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस शूट आउट के लिए भाड़े के शूटर बुलाए गए थे। वही मामले में पुलिस ने शूट आउट को अंजाम दिलवाने वाले शख्स की भी पहचान कर ली है और प्रॉपर्टी विवाद में ये फायरिंग वाला मामला सामने आ रहा है जहां 2 अजनबियों को गोली लग जाती है और ये घटना सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि यह प्रॉपर्टी का विवाद था जहां पर 2 अजनबी को गोली लग जाती है और उनकी जान चली जाती है। घटना के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद का लग रहा है, जमीनी विवाद का लग रहा है। भारत में कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। हर दिन 40,000 से ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। वहीं 12 दिनों बाद कोरोना की मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा आया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,766 नए कोरोना केस आए हैं और 1,206 संक्रमितों की जान चली गई है। इसके पहले 26 जून को 1,258 संक्रमितों की जान गई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 45,254 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, यानी कि कल 3,694 एक्टिव केस कम हो गए। ये लगातार 32वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं और कोरोना एक्टिव केस पर अब 5 लाख से नीचे आ गए हैं और वर्तमान में 4,55,033 एक्टिव मामले हैं। अब तक कुल 4,07,145 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं।
कोरोना के आंकड़े कम तो हुए हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1206 संक्रमितों की जान चली गई है। कोरोना से 1206 संक्रमितों की जान चली गई है और 24 घंटों में 42,766 नए कोरोना के केस आए हैं। यूपी की योगी सरकार रविवार 11 जुलाई को प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। सरकार कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करेगी और सीएम ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का आश्वासन किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और राज्य का समुचित विकास हो सके। सीएम योगी ने एक बयान में कहा, गरीबी और निरक्षरता जनसंख्या विस्तार के प्रमुख कारक है। कुछ समुदाय में जनसंख्या के बारे में जागरूकता की कमी भी है और इसलिए हमें समुदाय केंद्रीय जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है। सीएम योगी ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जनसंख्या की नियंत्रण पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए और ये बयान उन्होंने दिया है। कल ये बयान उन्होंने जारी किया था और जनसंख्या दिवस पर उनका ये ऐसा कहना है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश में बंद स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शुरू करने की घोषणा की है और जबकि 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्कूल खोलने पर क्लास लगाने के लिए अभिभावकों की अनुमति ज़रूरी होगी, वहीं बच्चों के स्कूल आने की बाध्यता नहीं होगी। इसके पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। इसमें स्कूल्स रीओपनिंग की चर्चा की गई थी। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि कोविड-19 का ग्राफ नीचे आ चुका है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए अब स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 16 जुलाई से ये स्कूल खोले जाएंगे और पहले स्कूल 9वीं व 12वीं के कक्षाओं के स्कूल खोले जाएंगे जहां पर विद्यार्थी क्लासेस लेंगे। आपको बता दें कि यह बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार और मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है कि स्कूल खोले जाएंगे और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की ये क्लासेस शुरू होंगी, कक्षाएं शुरू होंगी और ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे साथ बेहतर जानकारी के लिए दिशा जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी दिशा जुड़ रही हैं। दिशा, ये जो कोरोना काल में ये हरियाणा में स्कूल खोले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और ऐसे वक्त में स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी कुछ खास कम नहीं हुआ है? जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश में बंद स्कूलों को खोलने को लेकर ये जो फैसला किया है, इसके तहत शिक्षा विभाग के हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं तक की कक्षा शुरू करने की घोषणा हुई है, जबकि 23 जुलाई से 6ठी और 8वीं कक्षा के खुलने की बात कही गई है और इसके अलावा स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। ये सारा कुछ अभिभावकों की अनुमति से जरूरी होगी, वहीं बच्चों के स्कूल आने की बाध्यता नहीं होगी। और आपको बता दूं कि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था। इस स्कूल रीओपनिंग की चर्चा उसी बैठक में हुई थी, मैं आपको बता दूं। और हरियाणा के जो सीएम है, उन्होंने कोविड के ग्राफ नीचे आ चुका है, इसको लेकर ये फैसला लिया है और इसलिए दिशा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां स्कूल कर रही है और हमारा प्रशासन क्या कुछ तैयारियां इस पे कर रहा है?
इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए अब स्कूल कॉलेज जो खोले जाने की बात कही है, आपको बता दूं संक्रमण के मामलों के मद्देनजर जल्द से जल्द स्कूल खोलने को लेकर जो ये प्लान बनाया गया है, इसको लेकर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें हरियाणा के जो वो है उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से जो स्कूल खोलेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना स्कूल में अनिवार्य होगा। और हरियाणा में आपको बता दूं कि कोरोना जी। वायरस से अभी तक 10 लोगों की मौत हुई है। इससे महामारी से मरने वालों की जो संख्या है वो 9,525 हो रही है कि हरियाणा में जो ग्राफ है कोरोना का वो तेजी से नीचे आया है, जिसको लेकर ये बैठक की गई है। और मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव को लेकर भी वहाँ पे तैयारियां चल रही है और उसके मद्देनजर कई नियमों जो है वो सामने रखे गए हैं, उसके बाद स्कूल खोलने की बात कही गई है। चलिए, बेहतर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिशा। जी। देश भर में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 100 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, वहीं डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुरुवार को बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को भाव स्थिर रहे, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है और लोगों को इस पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे हैं और करीब दिल्ली में 100 रुपये के पार ये पेट्रोल बिक रहा है। डीजल इस हफ्ते 26 पैसे के बढ़ा है और पेट्रोल 35 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है। धार्मिक नगरी अयोध्या में धारा 144 लगाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होगी और इस दायरे में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधों को लागू कराने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट से लेकर कई अधिकारियों और एजेंसियों को दी गई है और बता दें कि योजना अंतिम रूप देने के लिए कमेटी के गठन के बाद बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बाद मंजूरी के लिए प्रस्ताव का शासन के पास भेजा जा रहा है और राम जन्मभूमि परिसर में ये धारा 144 लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। 300 मीटर तक ये धारा लगाई जाएगी और राम जन्मभूमि परिसर पर यह धारा लगाई जा रही है। 144 धारा लगाई जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके बाद शहर के अधिकांश होटल सैलानियों से ये पैक लेके जा रहे हैं, लेकिन शहर में आने वाले ज़्यादातर सैलानी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि मसूरी आने के लिए सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ होटल में बुकिंग करवाना ज़रूरी कर दिया गया है, जिसके बाद कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं होगी और जिसके पास कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं होगी उसे मसूरी के होटल में नहीं रुकना दिया जाएगा और कोल्लू खेत के वापस भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मसूरी में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। वहाँ के आसपास के जो वाटरफॉल हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि केम्प्टी फॉल, वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ रही है। सैलानियाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम लागू किया है। इसके तहत येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि दिल्ली में अब लॉकडाउन लगेगा या
कब खुलेगा, इसको लेकर अब स्थिति ज़्यादा स्पष्ट रहेगी। कोरोना की संक्रमण दर को देखते हुए कलर कोड के आधार पर सरकार एक्शन लेगी। यानी अगर दिल्ली में संक्रमण की दर 0.5% से अधिक होने या संक्रमितों की संख्या 1500 के पार जाने या ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 500 के पार गई तो येलो अलर्ट जारी किया जाएगा और जिम थिएटर बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो लॉकडाउन लग जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमित की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र शुक्रवार को डीडीएमए ने यह सिस्टम बनाया है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में खुद सीएम केजरीवाल मौजूद रहे हैं और ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ जानकारी के लिए दिशा जुड़ रही हैं। दिशा, क्या ये जो जोन बनाए गए हैं, येलो जोन और ग्रीन जोन, इन पर क्या कहना, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जी, किस लिए बनाए गए हैं? जी साहिल, दिल्ली सरकार ने जो राजधानी की जो तीसरी लहर है उससे बचने के लिए ये जो नया सिस्टम तैयार किया है, इसे रेडियो रिस्पॉन्स सिस्टम का नाम दिया गया है। और इस प्लान के तहत अलग अलग स्थिति में ये येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अब आपको संशय नहीं रहेगा कि ये बात कि अब लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। सरकार ने इसे साफ कर दिया है कि राजधानी में कब लॉकडाउन लगेगा या कब खुलेगा, ठीक है। और कोरोना संक्रमण दर को देखते हुए जी। कलर कोड के आधार पर ये एक्शन पूरा लिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि रेडियो रिस्पॉन्स सिस्टम के अनुसार हम बात करें जी। तो दिल्ली में संक्रमण दर अगर 0.5% से ज्यादा होगा या संक्रमित मरीजों की संख्या 1500 से ज्यादा या ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 500 से अधिक होती है तो वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। येलो अलर्ट जारी करने का मतलब राजधानी में लॉकडाउन लग जाएगा। इस लॉकडाउन में जिम और थिएटर को ही सिर्फ अब बंद किया जाएगा। उसके बाद अब बात यह आती है कि एम्बर अलर्ट कैसे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीडीएमए के कलर प्लान के हिसाब से येलो के बाद एम्बर अलर्ट जारी किया जाएगा। इस अलर्ट में क्या तो होगा दिशा, कि क्या ये जो दिल्ली वासी हैं, इनको किस तरीके से ये पालन करना होगा? जी मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो ये जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और उन्होंने यही बात बोली है कि लोगों को कब लॉकडाउन लगेगा और कब खुलेगा, इसे लेकर अब ये जो बात है ये साफ कर दी जाएगी। और अगर मैं आपको बता दूं कि 700 से अधिक या 3500 से पार ऑक्सीजन बेड का वो होता है तो ये एम्बर जोन लगेगा। और मतलब हर चीज को एक प्लान कर दिया गया है कि इतने मरीज होंगे तो ये जोन रहेगा और इन चीजों को बंद कर दिया जाएगा। अगर इतने मरीज होते हैं तो इन जी। चीजों को बंद कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हर हर जोन को मतलब डिवीजन कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि ये केजरीवाल भी मौजूद रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी पहल बताई जा रही है और दिल्ली वासियों के लिए ये काफ़ी अच्छी पहल है कि अब उनको लॉकडाउन कब लगेगा और कब लॉकडाउन खुलेगा ये उनको पता पहले से ही चल जाएगा। कोरोना वायरस महामारी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है कि कुछ समय बाद कोविड-19 बीमारी की इन्फ्लुएंस की तरह हो रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि ज़्यादा जोखिम वाली आबादी को इससे बचाव के लिए हर साल कोरोना वैक्सीन की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी में आपको बता दें कि अगर लोगों ने कोविड संबंधी व्यवहार का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर की दस्तक 6 से 8 हफ्तों में ही हो सकती है। आईसीएमआर ने कहा है कि कुछ समय के बाद कोविड-19 एंडेमिक स्टेज पर पहुंच सकता है और सेंटर्स फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी कि सीडीसी के मुताबिक किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आबादी में किसी बीमारी या संक्रमण एजेंडा की मौजूदगी का यह प्रयास और एंडेमिक कहते हैं, जो कि धीरे धीरे फ्लू की तरह फैलता है। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने यह आशंका जताई है कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किया तो ये 1-2 हफ्ते के अंदर ही ये फैल सकती है और ये काफ़ी घातक बताई जा रही है।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य इलाकों के लिए राहत की खबर है। उत्तर भारत के लोगों को शनिवार को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल भारत मौसम के बता दें कि विभाग के अनुसार 13 जुलाई को देरी के बाद शनिवार को मानसून का यह पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 15 जिलों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा कि आमतौर पर दिल्ली के मानसून के पहुंचने की तारीख में 27 जून तय मानी जाती है, लेकिन आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के वासियों के लिए यह अच्छी खबर है कि मानसून इस हफ्ते तक आ सकता है और मौसम विभाग ने इसकी जानकारी भी दी है। भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को खासा असरदार माना है और उन्होंने वैक्सीन निर्माता कंपनी भी लंबे समय से विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया है कि भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा सही लग रहा है और उन्होंने कहा है कि 23 जून को प्री सबमिशन बैठक भी हुई थी, लेकिन कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रोफाइल अब तक WHO के मानकों को पूरा कर रही है। और आपको बताते चलें कि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कोवैक्सीन काफ़ी बेहतर साबित हो रही है और WHO ने यह जाहिर किया है और उन्होंने बताया है कि कोवैक्सीन का असर बेहद अच्छा है और ये काफ़ी वैक्सीन असरदार बताई जा रही है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। प्रेरित करने वाला होता है। जी जी, शैलेश जी, मेरा आप समझ गई आखिरी सवाल आपसे ये